अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज करेंगे एक ऐसी कहानी से जिसकी सफलता की कल्पना करना नामुमकिन है। सोचिए, यदि एक दिन आपके फोन पर अचानक मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट से 65 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। जाहिर है कि यह मैसेज आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। आप कुछ समझ पाए, तुरंत दूसरा मैसेज आ जाए कि 10 लाख रुपए की और निकासी हो गई है, तो क्या होगा? आपकी जीवन भर की मेहनत की कमाई कोई फ्रॉड करके यूं ले जाए तो इससे बड़ा झटका शायद कोई हो नहीं सकता। दिल्ली के शिव कुमार कौशिक के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई जारी रखी। साइबर ठगी के शिकार हुए शिव कुमार को लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ मिला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अकाउंट से गायब हुआ 75 लाख रुपया वापस अकाउंट में आ गया। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर आपको क्या करना चाहिए, वो हम आपको आगे पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, लेकिन पहले जरा ये कहानी देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े शिव कुमार कौशिक आज खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहे हैं। हालांकि ठीक एक साल पहले शिव कुमार की दुनिया अचानक से वीरान हो गई थी। 7 अप्रैल 2022 के मनहूस दिन को याद करके वो आज भी सिहर उठते हैं। 7 अप्रैल 2022 को शिव कुमार के अकाउंट से अचानक 65 लाख रुपए गायब हो गए। शिव कुमार माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए और डेबिट हो गए। बदहवास शिव कुमार ने अपने अकाउंट के कस्टोडियन बैंक को इसकी सूचना दी, लेकिन बैंक वालों का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। 75 लाख की चपत लगने के सदमे में शिव कुमार के घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला। ब्रांच मैनेजर से हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं तो सिर्फ मेल भेज सकता हूँ, वो मैं भेज देता हूँ, और उस पर कार्रवाई सामने वाला कब करेगा कब नहीं करेगा हमें तो इस चीज़ का मतलब हम तो कुछ कह नहीं सकते। मैं ठीक है, आप जो कर सकते हो तो आप करो कम से कम। तो उसने कोई मेल वेल भेजी किसी को, आईसीआईसी बैंक वगैरह में पैसा गया था हमारा। वो कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। शिव कुमार के साथ भी यही हुआ। 75 लाख रुपए की चपत लगने के बाद उनके पास तरह तरह के नोटिस आने लगे। कभी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, कभी जीएसटी का नोटिस, तो कभी लोन देने वाले बैंक का नोटिस। आलम ये हो गया कि वो जहां देखते उन्हें अंधेरा ही नजर आ रहा था। इसका जो सीधा सीधा जो अगर मैं कहूँ कि मतलब मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ा वो, क्योंकि 75 लाख रुपए मेरे खाते से निकले तो काम की एवज में मेरे पास 75 लाख रुपए आए, तो उस पर जीएसटी की भी लाइबिलिटी बनती थी, तो जीएसटी समय पे नहीं कर पाया तो जीएसटी के भी नोटिस आए। इंस्टॉलमेंट बैंक की चलती हैं तो उनकी इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाया, तो वहां से भी मेरा सिविल भी खराब हुआ। और जो कार्रवाई होती है फाइनेंशियल की, आप समझते हो कि भारत के अंदर तो कितना सख्त कानून है। पीड़ित शिव कुमार की जिंदगी में उम्मीद की किरण तब जगी जब उनकी मुलाकात साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल से हुई। अनुज अग्रवाल ने इस साइबर ठगी की तह तक जाने की कोशिश की और तमाम पड़ताल के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने कुछ ऐसे अकाउंट्स को सीज कर दिया जिसमें शिव कुमार के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। ऐसा होते ही 18 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। जब एफआईआर साइबर थाना आईएफएसओ, जो कि दिल्ली पुलिस की एक विशेष साइबर शाखा है, वहां पर जब इसको दर्ज किया गया तब उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 लाख रुपए की रकम को ब्लॉक करवाया और जो भी उनका पैसा दूसरी जगह गया उसका उन्होंने पूरा विस्तृत ब्यौरा निकलवाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। अदालत की सख्ती के बाद पुलिस ने भी तेजी दिखाई। पुलिस ने मध्य प्रदेश के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के अकाउंट से इन्हीं संदिग्धों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने संदिग्धों के अकाउंट से सारा पैसा रिकवर कर लिया। साफ है कि एक साल की बेहिसाब पीड़ा, दर्द और टीस के बाद शिव कुमार कौशिक को इंसाफ मिला और इनकी वीरान दुनिया एक बार फिर से जगमगा गई। जामताड़ा सिर्फ एक लोकेशन, एक जगह का नाम नहीं, बल्कि अब ये साइबर ठगी का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी के नए ठिकाने तैयार हो रहे हैं।
इस मामले में भले ही पीड़ित को उसके अपने 75 लाख रुपए वापस मिल गए हों, लेकिन सच यही है कि साइबर ठगी के मामले में लड़ाई लड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। सरकार को चाहिए कि अभी और ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि इस तरह के मामलों में पीड़ित को जल्द से जल्द राहत मिल पाए। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। एक और टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन आसान बनाया, तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें और आपको झेलने पड़ते हैं। डिजिटाइजेशन के दौर पर हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है और इन सबके साथ ऑनलाइन पेमेंट भी जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से हमें खुदरा रुपयों की चिंता नहीं रहती और ये आसान भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे में अगर कभी आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं तो आपको क्या करना होगा, कौन से ऐसे जरूरी कदम है जो आप उठा सकते हैं, और तुरंत हम आपको तफसील से समझाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने और इनकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। आप इसे धोखाधड़ी की शिकायत पर कॉल करके अपनी शिकायत इस पर दर्ज करवा सकते हैं, और यदि आप ऐसे किसी अपराध के शिकार होते हैं तो सबसे पहले आप इस नंबर पर कॉल कीजिए बिना वक्त गवाए। इसके अलावा गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब भी आपके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसके शुरुआती 2 से 3 घंटे बहुत अहम होते हैं। तो ऐसे में आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट साइबर टीम तक पहुंचाएं ताकि साइबर टीम जल्दी एक्शन ले सके, और इससे आपके पैसे वापस आने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही किसी ऑनलाइन ठगी की सूचना देते हैं वैसे ही साइबर टीम अलर्ट हो जाती है और सबसे पहले वो संबंधित बैंक से संपर्क करती है। उसके अकाउंट से पैसे जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं उसे तुरंत होल्ड कर दिया जाता है, और इससे होता यह है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी की है उन पैसों का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा। वो ना तो पैसे निकाल पाएगा और ना ही किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों से बचने के लिए जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। अपने अकाउंट की कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपना पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी नंबर किसी के साथ भी कभी भी शेयर ना करें। करीब 55 बैंक्स, ई वॉलेट्स, ई कॉमर्स साइट्स, पेमेंट गेटवेज और अन्य संस्थानों ने मिलकर एक इंटरकनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए बेहद कम समय में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लोगों को बचाया जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आमतौर पर साइबर ठगी या नेट बैंकिंग से ठगी के मामले में रिकवरी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि साइबर ठग अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करते हैं। जामताड़ा, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में वो बहुत एक्टिव हैं। मेवात का कुछ एरिया भी इसमें बहुत एक्टिव है, और विक्टिम आमतौर पर दूसरे दूरस्थ प्रदेशों के होते हैं। वहां की पुलिस को जाकर कार्रवाई करना आसान नहीं होता है, और दूसरे आमतौर पर ठग पैसे को दूसरे अकाउंट्स में अननोन या नॉन केवाईसी या फर्जी केवाईसी वाले अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इस मामले में 75 लाख रुपए की नेट बैंकिंग से ठगी होने के बावजूद भी विक्टिम को पूरा रिलीफ मिल गया है, और ये अब तक की शायद सबसे बड़ी रिकवरी या कामयाबी मानी जा सकती है। और अब आपको प्रगति की टनल का सफर कराते हैं। हम कहते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी देश एक है, लेकिन सड़क परिवहन के मामले में भारत तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होगा जब जोजिला टनल बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि इसका लक्ष्य 2026 तक का है, लेकिन काम जोर शोर से चल रहा है। जोजिला सुरंग परियोजना के तहत श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने वाले जेड मोड सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने बताया कि 38% काम पूरा हो चुका है, यानी टनल तय वक्त पर बनकर तैयार हो जाएगी। बस कुछ इंतजार और फिर एशिया का ये सबसे बड़ा टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काम दिन रात हो रहा है, बिना रुके बिना थके। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स कह रहे हैं कि अपने तय समय में यानी
साल 2026 तक ये टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। फिलहाल जोजिला सुरंग परियोजना के तहत श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने वाली जेड मोड सुरंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की तैयारी है। लद्दाख और करगिल क्षेत्र को देश और दुनिया से साल भर कनेक्ट रखने के लिए बन रही जोजिला टनल पर काम जारी है। इस टनल का पहला हिस्सा बनकर तैयार हो गया है और जेड मारवा टनल जो कि गगनगिर से सोनमर्ग तक जाती है उसका उद्घाटन भी बहुत जल्द होने वाला है। दरअसल नितिन गडकरी जो कि रोडवेज और के मंत्री हैं वो काम का जायजा लेने के लिए सोनमर्ग पहुंचे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 2,680 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबाई के जेड मोड टनल और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है। ये 2 लेन वाला टनल कश्मीर के गांदरबल जिले में गंगनीर और सोनमर्ग के बीच पहाड़ी ग्लेशियर थजिवास ग्लेशियर के नीचे बन रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद जाकर वहां चल रहे काम की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और संसदीय समिति के 13 सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने बारीकी से वहां चल रहे काम का निरीक्षण किया, अधिकारियों और इंजीनियर से बात की। नितिन गडकरी ने कहा कि टनल का फिलहाल 38% काम पूरा हो चुका है। ऐसे में जो हिस्सा बनकर तैयार हो रहा है उसका उद्घाटन जल्दी ही करने की कोशिश भी होगी ताकि लोग इसका जल्दी से जल्दी लाभ उठा सके। 38% of the work is completed. We are trying that with the permission of the Prime Minister and the state government and the LG. Part of the project we want to try to inaugurate because that will give relief to the people. So this is going to develop the tourism in this area. Now presently, the tourism in the Kashmir, it will be increased by 2 or 3 times more. And tourism is a sector where it creates maximum employment potential. जोजिला टनल का निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसके बनने के बाद सही मायने में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच कनेक्टिविटी हासिल होगी और जम्मू कश्मीर में पर्यटन भी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जोजिला टनल के पूरा होने के बाद दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। दरअसल जोजिला टनल बनने से जहां लद्दाख क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ होगा, वहीं पर इससे सीमाओं पर खासतौर से LAC और LOC पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें और भी मजबूती आएगी, क्योंकि ये राजमार्ग आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी साल भर खुला रहेगा। अशरफ रानी, श्रीनगर। दुर्गम सरहदी इलाके लद्दाख और कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने के लिए सरकार जम्मू कश्मीर में सुरंगों का जाल बिछा रही है और वो भी वेदर प्रूफ, यानी कि मौसम का असर इस पर नहीं होगा। खासकर एवलांच वाले इलाकों में ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल लगभग बनकर तैयार है। हालांकि सबको इंतजार जोजिला टनल के पूरा होने का है, क्योंकि ये टनल कई मायनों में बहुत खास होगी। क्या है इसकी खासियत और सामरिक तौर पर कितनी अहम होगी ये हम आपको बताते हैं। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जोजिला टनल की आधारशिला रखी थी। पूरी तरह तैयार होने पर जोजिला टनल एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी। इसके अलावा एक बड़ा फायदा ये भी होने वाला है कि अब तक सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तरी सीमाओं में बसे कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाके कट जाते हैं, लेकिन इसके बनने के बाद साल भर इन इलाकों के साथ सड़क संपर्क बना रहेगा, जिससे आपात स्थिति में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हमारे टैंक और सामान आसानी से पहुंच सकेगा। टनल बनने पर जोजिला दर्रा पार करने में महज 20 मिनट का वक्त लगेगा। अभी फिलहाल 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। जोजिला दर्रे के पास का इलाका बेहद दुर्गम है। यहां हर साल कई घातक दुर्घटनाएं भी होती हैं। टनल के पूरा होने के बाद हादसों में भी कमी आएगी। टनल बोरिंग के लिए TBD बोरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे टनल बनाने में हादसे होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। माना जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी ये टनल। ये जोजिला एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है एट द हाई एल्टीट्यूड और अभी तक इसकी हम दोनों छोर से काम कर रहे हैं। ईस्ट पोर्टल से भी, ये वेस्ट पोर्टल है। वेस्ट पोर्टल से अभी तक हम
2.850 इनसाइड चले गए हेडिंग में, और बेंचिंग हम लगभग 1 किलोमीटर किया हुआ है। दूसरे छोर से भी हम 2.9 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और बेंचिंग भी साथ में चल रही है। तो कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? ये 26 तक कंप्लीट कर देंगे ऑन द रिकॉर्ड टाइम से। 26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा जी। तो क्या किसको ये कनेक्ट कर रही है टनल, किस चीज? ये हमारी लद्दाख और कश्मीर की दो जो टेरिटरी है दोनों को कनेक्ट कर रही है। इधर हम बालटाल लोकेशन में खड़े हैं, दूसरी तरफ ही इसका आउटलेट जो है वो मीना मार्ग में है सर। और अब बात कोरोना महामारी की। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते कई दिनों से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ तैयारियों को परखने के लिए आज मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल कल भी जारी रहेगी, जिसके तहत दवाइयां, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, आईसीयू वार्ड और बेड जैसी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। सरकार की कोशिश यही कि अगर कोरोना के कारण देश में फिर से इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो लोगों को वक्त रहते इलाज मुहैया कराया जा सके। दिल्ली से मुंबई तक, पटना से अहमदाबाद तक और चेन्नई से हरियाणा तक कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के तहत फिर मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल देश के कुछ राज्यों या फिर कुछ शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे ही देश के सरकारी अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की गई, जिसके तहत इमरजेंसी के हालात से निपटने की तैयारियों को परखा गया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद तैयारियों को देखने के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कोरोना वार्ड से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक हर चीज को देखा। तैयारियां तो हमारी पूरी हैं, क्योंकि ऊपर मंत्री जी से, पीएमओ से, हर जगह से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम तैयार हैं।